हेलो फ्रेंड्स। कुछ दोस्तों के आने का इंतजार करते हैं। अ, वादा था कि हम रोज मिलेंगे, बट कुछ स्वास्थ्य के कारणों की वजह से हम नहीं मिल पा रहे थे। एंड आज हम बात करेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में। दोस्तों, जब हम एंजाइटी के बारे में बात करते हैं तो हमें जो चीज़ सबसे पहले ध्यान में आती है वो आती है कि सब एंजाइटी या घबराहट से लोगों को परेशानी क्या है। अब इसको हम दोनों चीज़ों के रूप में देखेंगे, एक आम इंसान के रूप में और एक मनोचिकित्सक या साइकोलॉजिस्ट के रूप में। उसको देसी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और इसको जो परसीव्ड लैंग्वेज है, एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, उसमें समझने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग हम में से एंजाइटी डिसऑर्डर को हिंदी में नहीं समझ पाएंगे और काफ़ी लोग जो हैं वो इसको इंग्लिश में नहीं समझ पाएंगे। तो हम एक बीच का सा प्रैक्टिकल अप्रोच और साइंटिफिक अप्रोच लेके चलेंगे और कुछ और दोस्तों के जुड़ने की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। उसके बाद हम एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि ये 4 तारीख से लेके 10 तारीख तक का जो सप्ताह चल रहा है, ये विश्व मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह चल रहा है और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस मनाया जाता है हर साल। जो इस साल की थीम रखी गई है दोस्तों, वो रखी गई है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, कि मानसिक स्वास्थ्य पर सबका अधिकार है। लेकिन ये अधिकार सबको मिल नहीं पा रहा है क्योंकि हम हर इंसान तक मानसिक स्वास्थ्य की सही परिभाषा अभी तक अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज, जहाँ पे सर्विसेज कम है साइकेट्रिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की, और इवन मैं कहूँ कि 2004 से पहले डॉक्टर्स में भी साइकेट्री की पोस्टिंग मैंडेटरी नहीं थी, जरूरी नहीं थी कि वो अटेंड करनी ही है। तो बहुत सारे हमारे कलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, जो साइकेट्री के कुछ एस्पेक्ट से अभी भी अनजान है। साइकेट्री केवल एक नींद की दवाई या एक केवल पागलपन के डोमेन से हटके ये 3 चीजों में घुस चुकी है, जिसको शारीरिक स्वास्थ्य कहते हैं, मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं, आत्मिक स्वास्थ्य कहते हैं और सामाजिक स्वास्थ्य। इन चारों स्वास्थ्य को बनाने के लिए, इन चारों स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए हमारा जो कंट्रोलर है पूरे बॉडी का, पूरी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का जो कंट्रोलर है, वो है माइंड। और माइंड में अगर कुछ भी चीज, सर आईबीएस के बारे में हम अलग से बात करेंगे योगेंद्र जी। अभी हम आज एंजाइटी के टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमारे साथ लोग जुड़ सकें और जो मैं कोशिश करना चाह रहा हूँ उस कोशिश में हम लोग सफल हो पाए। तो मैं ये कह रहा था कि साइकेट्री को समझना, बिकॉज माइंड से अगर हमें कोई भी काम करना है, हमारी ज़िंदगी माइंड से चलनी है, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा सामाजिक रुतबा, सामाजिक लोगों से बनाव, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, जब तक हमारा दिमाग नहीं बोलेगा कि आपको एक्सरसाइज करनी है, हम लोग एक्शन नहीं लेंगे। तो हर चीज़ के लिए हमारा माइंड कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। और ये माइंड पे काम आज के समय में, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, उस समय से हमारे साइकोलॉजिस्ट मित्र और साइकेट्रिस्ट मित्र इस पे काम कर रहे हैं। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, आपने बहुत कॉमनली देखा होगा घरों में कि जब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके सामने कान्हा जी की फोटो लगा देते हैं, या जो भी वो चाहते हैं कि उनका बच्चा ऐसा हेल्दी पैदा हो उसकी फोटो लगा देते हैं। इन सब के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है कि उस फीमेल को वो चेहरा दिखता रहे और उसके माइंड से वैसे ही हार्मोन्स का सिक्रीशन हो और कुछ वैसा सा ही उसका शारीरिक जो भी बनावट हो वो हो। लेकिन अगर हम किसी बच्चे को, जब वो माँ के पेट में है, तब हम शारीरिक देखभाल के अलावा उसकी मानसिक देखभाल भी करें, उसको ट्रेन करें। ये पाया गया है कि जब लगातार गायत्री मंत्र का जाप किसी प्रेग्नेंट औरत को सुनाया जाता है तो उसके बच्चे में अलग लेवल का इंटेलिजेंस पाया गया है। और ये बहुत सारे, कैलाश जी नमस्कार, बहुत सारे जहाँ एग्जाम्पल हैं कि बिना माइंड के, बिना मेंटल हेल्थ के हम बहुत आगे नहीं बढ़ सकते।
तो अभी 10 लोग हमसे जुड़ चुके हैं। मैं थोड़ा और उम्मीद कर रहा हूँ जिससे कि हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएं। कैलाश जी, आप इसको शेयर करिएगा जिससे हमारे दोस्तों को इसके बारे में और पता चले। तो एंजाइटी एक नॉर्मल ह्यूमन रेस्पॉन्स है। अगर किसी को थोड़ा सा टेंशन नहीं होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो एंजाइटी इज ए नॉर्मल रेस्पॉन्स टू एनी स्ट्रेसर। कोई भी तनाव होगा तो हमें एंजाइटी होना लाजमी है। एंजाइटी नहीं होगी तो शायद हम उतनी तेजी से, हेलो मुकेश कुलरी जी, पता होने पर भी अपने थॉट्स को कंट्रोल ना कर पाना, बिल्कुल। धनुष जी, हम इस पे बात करेंगे कि मीनाक्षी जी, गुड इवनिंग। हम इस पे बात करेंगे कि इसको हम किस किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि केवल घबराहट एंजाइटी नहीं होती। एंजाइटी किसी भी स्ट्रेसर के लिए, अगर हमें लग रहा है कि हमें कल एग्जाम फेस करना है, हमें लग रहा है कल हमारा मैच है, हमें लग रहा है कि कल हमारे घर में कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो थोड़ी एंजाइटी होना जरूरी है उस काम को करने के लिए। लेकिन अगर वो एंजाइटी इतनी ज्यादा हो जाए कि वो हमारे दैनिक जीवन में या हमारे कामकाज करने में या हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति पे दिक्कत करने लगे, तो वो, भारती जी नमस्ते, तो उस एंजाइटी को हम पैथोलॉजिकल एंजाइटी बोलेंगे। और उसको आइदर हमें समय पे पहचान के पहले से हम कदम उठाएं कि वो बीमारी ना बने, और अगर वो बीमारी के लेवल तक पहुंच गया है तो हम निकटतम साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से संपर्क करें। तो मैं बात कर रहा था, एंजाइटी में केवल साइकोलॉजिकल सिम्टम नहीं होते। इसके डेफिनेशन की हम बात करें तो ये करता है कि इट इज ए स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल सिम्टम्स ब्रोट अबाउट बाय ए एप्रीहेंशन और परसीव्ड थ्रेट। कि कोई चीज अभी हुई नहीं है, हो सकती है, सुनील जी नमस्कार, कोई चीज अभी हुई नहीं है, हो सकती है, उसकी चिंता में ही हम पहले से डर जाएं, इसको हम एंजाइटी या घबराहट कहेंगे। अब ये जो थ्रेट है ये बाहरी भी हो सकता है और हमारे मन के भीतर भी हो सकता है। बाहरी थ्रेट की हम बात करें तो जैसे हमें भीड़ में जाने में घबराहट हो, हमें लोगों से मेल जोल करने में घबराहट हो, या हमें किसी पर्टिकुलर चीज से डर लगता हो, तो वो बाहरी है कि कल मुझे एग्जाम देने जाना है, कल मुझे स्टेज पे परफॉर्मेंस करना है। तो वो बाहरी थ्रेट है जो अगले टाइम पे आने वाला है, उसको हमारा दिमाग जो है वो एक डर के रूप में लेता है, और उसके खिलाफ जो फिजिकल, शारीरिक और मानसिक लक्षण आते हैं उसको एंजाइटी कहते हैं। आंतरिक कौन से हो सकते हैं, जैसे पैनिक डिसऑर्डर के बारे में हम बात करेंगे, या हम जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, और हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। इनमें दो जो थ्रेट है वो इंटरनल है, वो बाहर नहीं दिखता। भारती जी थैंक्स अ लॉट, and please keep going, and you are a long way still to go ahead, and all the best from my side। तो हम बात शुरू करते हैं, नॉर्मल एंजाइटी क्या होती है। नॉर्मल एंजाइटी डेफिनेबल है, हमें पता है कि इस सिचुएशन में इतनी एंजाइटी होना कॉमन है। लाइक कुछ समय के लिए कि एग्जाम है, एग्जाम से पहले हमें हुआ कि एग्जामिनर के सामने जाएंगे, वाइवा देंगे, सो उसमें हमें पहले से थोड़ी बेचैनी होती है, लेकिन ये परसीव्ड हमें पता होता है कि अभी सब हर कोई जाएगा तो वो थोड़ी बहुत बेचैनी सहन करेगा। सुमेर चिराग जी नमस्कार। तो वो नॉर्मल एंजाइटी है। अब ये पैथोलॉजिकल या क्लिनिकल एंजाइटी हम किसको कहेंगे? वो हम कहेंगे कि कुछ फिक्स नहीं है कि थ्रेट क्या है। ये नहीं पता है कि एग्जामिनर आना है, ये नहीं पता है गेम खेलना है, ये नहीं पता है स्टेज पे जाना है। एक अजीब सा डर कि कुछ गलत नहीं हो जाए, या मैं ऐसा कर दूं तो ये ना हो जाए। और ये डर जिसको कि हम कोई कोज डिफाइन स्पेसिफिकली नहीं कर पाए, या कोज है तो उस कोज से ज्यादा डर लग रहा हो। लाइक किसी को
ऊंचाई से डर है, ठीक है, ऊंचाई से सबको नॉर्मल एंजाइटी है, बट किसी को इतनी ज्यादा एंजाइटी है कि वो एक फ्लोर के ऊपर चढ़ ही नहीं सकता। तो उसके दैनिक जीवन का काम अगर सेकंड या थर्ड फ्लोर पे पड़ेगा तो वो आदमी नहीं जाएगा। वहां हम इस एंजाइटी को पैथोलॉजिकल या क्लिनिकल एंजाइटी कहेंगे। तो नॉर्मल एंजाइटी की हमने बात करी, बहुत जरूरी है होना, उसके बिना हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। पैथोलॉजिकल एंजाइटी की बात करी कि जब इतनी ज्यादा हो जाए कि हमें लाइफ में आगे बढ़ने से रोक दे, वो पैथोलॉजिकल एंजाइटी है। अब मोटे मोटे इसके सिम्टम्स क्या हैं? मैंने बोला केवल मानसिक लक्षण नहीं है, इसमें शारीरिक लक्षण भी आते हैं। मानसिक लक्षण है जैसे कि कुछ भी करने से पहले जल्दबाजी, नींद कम होना, बेचैनी होना, घबराहट होना, धड़कन बढ़ जाना, अचानक से चक्कर आना, ये लगना कुछ गलत होने वाला है, ये लगना कि अभी मेरी जान चली जाएगी, ये साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं। फिजिकल सिम्टम्स में हम बात करें तो इसमें बिकॉज हमारा ब्रेन हर जगह नसों को भेजता है, तो हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे ब्रेन के थ्रू वायर्ड हैं। सारे इंटरनल ऑर्गन्स हमारे ब्रेन के थ्रू एक तार के द्वारा, जिसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं, जुड़े हुए हैं। और हर ऑर्गन को ब्रेन कंट्रोल भी करता है। उस ऑर्गन को ब्रेन ज्यादा भी परेशान कर सकता है, कम भी परेशान कर सकता है। तो अगर कोई इंसान साइकोलॉजिकल तौर पर किसी परसीव्ड थ्रेट या कोई इंटरनल थ्रेट, खतरा, उसको देख के उसको लगता है कि गड़बड़ है, मुझे परेशानी है, तो उसके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में दिक्कत आने लग जाएगी, उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, उसको लगेगा उसका दिल बहुत ज़्यादा तेज तेज धड़क रहा है, शायद वो लाइफ में पहली बार धड़कन को महसूस करेगा, क्योंकि आमतौर पर हम लोग ध्यान नहीं देते। इसके अलावा जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हाथ पैरों में पसीने आना, कुछ लोगों को इवन सांस लेने में तकलीफ होती है, और कई बार पैनिक अटैक में तो ऐसे लगता है कि अब हमें सांस आएगा ही नहीं, और इंसान एक एक सांस के लिए लड़ाई करता है। कुछ लोगों में एंजाइटी के समय बाथरूम जाने की, जैसे कहीं भी जाना है तो उससे पहले एक बार उनको बाथरूम जाना पड़ेगा, उनके अंदर एक फीलिंग रहती है कि नहीं नहीं, शायद मैं वहां जाऊंगी, वहां पे मुझे रास्ते में टॉयलेट आया तो मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी, तो वो कहीं भी जाने से पहले टॉयलेट करके जाते हैं। किसी भी इंपॉर्टेंट काम में जाने से पहले उनको लगता है कि एक बार मुझे फ्रेश हो जाना चाहिए। कुछ लोगों की इस दौरान सेक्सुअल लाइफ में भी फर्क पड़ता है, क्योंकि वो भी एक शारीरिक लक्षण है। और हाथों में कंपन आना, पसीने आना, ठंड ज़्यादा लगना, गर्मी ज़्यादा लगना, सर दर्द होना, ये अलग अलग इसके शारीरिक लक्षण हैं। तो अगर हम बात करें, इसके अलावा हमारे पेट पे भी फर्क पड़ता है, हमारा मुंह सूखने लग जाता है, हमारा गला सूखने लग जाता है, कुछ लोगों को एग्जाम के समय में स्पेसिफिकली डायरिया हो जाता है, दस्त हो जाते हैं। ये सब क्या है? ये एंजाइटी के फिजिकल सिम्टम्स। मैं एक मेरे कलीग की बात बताता हूँ, ये शायद सेकेंड ईयर एमबीबीएस की बात है। तो एग्ज़ाम टाइम से कुछ समय पहले उसको डायरिया हुआ, उसको लूज मोशंस हुए। तो हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास गए, चूँकि हम डॉक्टर बन रहे थे, तो हमारे सीनियर्स ही थे, उनके पास गए। उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने हमें देखते ही ये पूछा, उसके चेहरे को देखते ही ये पूछा, अनूप जी नमस्कार, कि एग्ज़ाम तो नहीं चल रहे हैं? और हम लोग सरप्राइज थे कि उन्हें कैसे पता। तो उन्होंने बोला, बेटा एग्जाम से कुछ समय पहले, बिल्कुल भारती जी आप सही कह रहे हैं, अनएबल टू फोकस, ये एक कॉग्निटिव सिम्टम है। ऑलवेज इन हरी की हमने बात करी कि कहीं भी जाने की जल्दी, कोई भी काम करने की जल्दी, ये इसका एक लक्षण है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पेट के अंदर गैस का गोला घूमता है, ये भी इसका एक लक्षण है। कुछ लोगों को लगता है कि आगे भविष्य में कुछ गलत हो जाएगा। तो बहुत सारे इसके सिम्टम्स हैं, एक एक करके डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, तब हम बात करेंगे। तो शारीरिक लक्षण भी है, मानसिक लक्षण भी है, और एक लक्षण आता है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मतलब किसी चीज को देखने, सुनने, समझने की क्षमता। तो उसको समझने की क्षमता है। कुछ समय के लिए कई बार हमने देखा होगा कि हम कुछ सेमिनार कर रहे हैं या हम स्कूल में कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अचानक से हम ब्लैंक हो जाते हैं,
हमारी पूरी तैयारी थी, हमें सब कुछ याद था, लेकिन प्रिंसिपल आया या कोई और आया तो अचानक से हम ब्लैंक हो गए, हमारा सब कुछ याद किया हुआ ब्लैंक हो गया। वो क्या है? वो है फोग, मतलब कंसंट्रेशन में लैप्स होना, ध्यान नहीं आना। तो ये भी एक एंजाइटी का सिम्टम है। कुछ लक्षण जो है वो बिहेवियर में भी दिखाई देंगे कि पर्पसफुल एक्टिविटी इंसान करना चाहता है कि मुझे ये काम करना है, तो पर्पसफुल एक्टिविटी करने में उसको दिक्कत आएगी। दूसरा, हम मोटे तौर पे बात करें तो कुछ सिचुएशंस को इंसान अवॉइड करेगा, कुछ लोगों से मिलना अवॉइड करेगा, और कुछ ऐसे काम जो उसको नहीं करने चाहिए, पर्पसलेस एक्टिविटी जिसको कहते हैं, उसमें वो ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। तो पर्पसफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट कम हुआ, बिना बात की काम में इन्वॉल्व ज़्यादा हो गए, और कुछ लोगों को, कुछ सिचुएशन को इंसान अवॉइड करने लग जाता है कि भैया इनसे तो दूर ही भला है, इनके पास जाते मुझे घबराहट होने लग जाती है। सोमेटिक मतलब शारीरिक लक्षण उसमें क्या दिखाई देते हैं? तेज तेज सांस लेना, सांस लेने में परेशानी, छाती में दर्द होना। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास कि सर हमारी छाती में दर्द है, उनके पास कार्डियोलॉजिस्ट, फिजिशियन काफ़ी पर्चे होते हैं, क्योंकि एक जगह दिखाया तो कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि सर छाती में आपकी परेशानी नहीं है, लेकिन चूंकि परेशानी तो है, तो वो क्या करते हैं कि किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, वहाँ फिर से ईसीजी कराएंगे, जरूरत पड़ी तो इको कराएंगे, वो भी अगर नॉर्मल आता है तो फिर किसी तीसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, इवन वो एंडोस्कोपी वगैरह करा के हमारे पास पहुंचते हैं। तो चेस्ट पेन भी एक सिम्टम है जो एंजाइटी का बहुत ही कॉमन सिम्टम है। इसमें छाती में दर्द महसूस होता है। चूंकि हमने हार्ट अटैक और मौत के बारे में सुन रखा है बचपन से, तो हमारा दिमाग प्लांट होता है, जैसे ही उसको लगता है कि भैया चेस्ट में दर्द हुआ है, पहली सोच दिमाग को आती है मरने वाले हैं, हार्ट अटैक होने वाला है। तो चेस्ट पेन इसका एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा हमारी मांसपेशियों में तनाव, एक बीमारी आएगी, मैं आपसे बात करूंगा जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, उसमें हमारी मांसपेशियों में तनाव भी बढ़ जाता है, क्रोनिक एंजाइटी या लगातार रहने वाली घबराहट की वजह से। इसके अलावा कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब, हमें ऐसा लगता है कि उस समय जब हमें घबराहट का दौरा पड़ता है तो हमें लगता है कि हम खुद ही खुद को बाहर निकल के देख रहे हैं। उसको कहते हैं डीपर्सनलाइजेशन, कि ऐसे लगता है कि हमारी आत्मा एक बार को बाहर आ गई और वो हमें देख रही है। ये क्या चीज़ है? ये बिल्कुल एक्सट्रीम केसेस ऑफ एंजाइटी में होता है, इसको डीपर्सनलाइजेशन कहते हैं। एक होता है डी रियलाइजेशन, वो भी एक्सट्रीम लेवल, काफ़ी सीवियर अगर एंजाइटी है तो इंसान को लगेगा उसके आसपास के लोग जो हैं वो नकली हैं, उसके आसपास की चीज़ें नकली हैं, और वो किसी नकली दुनिया में जी रहा है। पर ये तब तक होगा जब तक वो एंजाइटी का अटैक होगा, एक्सट्रीम एंजाइटी होगी, उसके बाद वो वापस ठीक हो जाता है। तो मैंने 3 तरह के लक्षण आपको बताए। बिहेवियर, कुछ काम ज़्यादा करेगा जो पर्पसलेस है, वो काम कम करेगा जो पर्पसफुल है, और कुछ जगह से, लोगों से, सिचुएशन से बचना चाहेगा। सोमेटिक सिम्टम में तेज तेज सांस चलना, छाती में दर्द होना, पेट में गुड़गुड़ होना, बहुत सारे लोग बोलते हैं गैस का गोला घूम रहा है, एंड जगह जगह पे दर्द होना। तीसरी बात मैंने बताई आपको, डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन। मनीष पांडे जी नमस्कार, कृपया इसे शेयर करें जिससे हम लोगों तक हमारी बात पहुंचा पाएं, मेंटल हेल्थ को लेकर जो स्टिग्मा है उनसे बाहर निकल पाएं। दोस्तों, कुछ केसेस में शारीरिक बीमारियों में भी घबराहट के लक्षण पाए जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये केवल मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। जैसे थायराइड की बीमारी, तो हाइपरथायरॉयड, जिसमें थायराइड की मात्रा ज़्यादा है, उनमें घबराहट बिल्कुल पाई जानी हो सकती है। बहुत सारे चीज़ हैं, जैसे कि कोई लोग कैफीन, कॉफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक बीमारी है फियोक्रोमोसाइटोमा। कुछ लोग स्टिमुलेंट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, कुछ लोगों में अचानक ग्लूकोज का लेवल गिर जाता है, और कुछ लोगों में अल्कोहल की वजह से, ये सब चीज़ों की वजह से भी घबराहट हो सकती है। कुछ लोग साइकोसिस, साइकोसिस मतलब रियलिटी से पार, जिनको डर लगता है कि कोई मुझे मार देगा, कोई मेरे पीछे पड़ा है। एक बहुत ही कॉमन जो आता है कि पुलिस हमें उठा के ले जाएगी या वो हमें मारेंगे। तो सोचो, इस सोच के पीछे जो घबराहट होगी वो इंसान में किस लेवल की होगी। तो इसे हम पैथोलॉजिकल एंजाइटी कहते हैं, जो कुछ और बीमारियों के साथ में एसोसिएटेड हो सकती है।
अब किस किस में होती है, तो इसका रेशियो है 2:1। फीमेल्स में, औरतों में ज़्यादा कॉमन है, आदमियों में उससे कम है। इसका बहुत बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है वो है कि फीमेल्स अपनी सारी भावनाएं उजागर नहीं करती हैं, बोलती नहीं हैं, काफ़ी सामाजिक बंधन है, और उस वजह से उनकी एंजाइटी की जो ऊर्जा है, जो उनको बेचैनी या कोई एंगर है या कोई और इशू है, किसी से नफरत है या किसी को कोई बात बोल नहीं पाए, तो वो जो एंजाइटी, वो जो एनर्जी बनी है वो बॉडी में कहीं ना कहीं जाएगी, कंज्यूम होएगी, तो वो एनर्जी इंटरनल जाके एंजाइटी के रूप में बाहर निकलती है। तो फीमेल्स में एंजाइटी की बीमारियां ज़्यादा कॉमन पाई जाती हैं। इसके अलावा अब हम बात करें मोटे मोटे 5 एंजाइटी डिसऑर्डर्स की। तो सबसे पहले सबसे कॉमन है फोबिया, फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर। फोबिया का मतलब है, देखो फियर और फोबिया में अंतर मैं समझाने की कोशिश करता हूं। फियर में जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है वो नोन है, कि शेर दिख रहा है तो बिल्कुल डरना लाजमी है, शेर है तो शेर खा जाएगा, ये सबको पता है। मगरमच्छ पास में दिख रहा है, हम भागेंगे नहीं तो खा जाएगा। तो हमें पता है कि जो डर है वो रैशनल है और वो डर सबको लगता है, तो वो बीमारी नहीं हुई। योगेंद्र जी, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर के बारे में अलग से बात करेंगे, बिल्कुल, ये आपने अच्छा टॉपिक बताया मेरे को। मैं कल कोशिश करूंगा सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर पे बात करने की, एंड बिल्कुल इसको समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। फोबिया होता है इरेशनल फियर। इरेशनल फियर मतलब कि वो हमें खा नहीं सकता, वो हमें काट नहीं सकता, वो हमसे बहुत दूर है, लेकिन फिर भी हम डर रहे हैं। जैसे कुछ लोगों को कॉकरोच से डर होता है, कुछ लोगों को छिपकली से डर होता है। अब छिपकली आके खा नहीं जाएगी, या कॉकरोच उड़ के आपको चबा नहीं जाएगा, लेकिन उसको देख के इतना डर लगता है जैसे जितना डर शायद किसी शेर के सामने जाने से लगता हो। इवन इतना डर कि लोग अपने चेस्ट को पकड़ के बैठ जाते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं इसके सामने नहीं जा सकता। तो इरेशनल फियर, कि बाकी लोग कह रहे हैं कि यार ऐसा क्या है, उसको लग रहा है नहीं, इससे बड़ा तो कोई डर हो ही नहीं सकता। तो दैट इज फोबिया। फियर में एक्चुअल डर है, फोबिया में मैंने बोला आइदर एक्सटर्नल स्टिमुलाई है और इंटरनल स्टिमुलाई है, लेकिन उसकी औकात से ज्यादा डर लगता है हमें। तो फोबिया हुआ, पैनिक डिसऑर्डर, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी, वेरी कॉमन। मोस्ट कॉमन इज स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया मतलब कि किसी भी एक चीज से डरना। जैसे कुछ लोग जो है वो भीड़ से डरते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बंद जगह में, लिफ्ट में सफर नहीं करते, या बंद कमरे में उनको घुटन होती है। एवं मुझे एक पेशेंट याद है, वो जब से उसने होश संभाला वो कभी भी कमरे में नहीं सोई थी। और जब हमने ऐसे ही किसी प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को बताया कि क्लोस्ट्रोफोबिया नाम की एक बीमारी होती है, उसमें मरीज को किसी भी कमरे में, बाथरूम में, लिफ्ट में ऐसे लगता है कि अभी उसका गला जाम हो जाएगा, चोक हो जाएगा और वो वहीं पे मर जाएगा। तो उसको ये था कि बस मेरे को कमरा सुहाता नहीं है, उसकी लैंग्वेज ये थी, डॉक्टर साहब मेरे को कमरा सुहाता नहीं है, वहां मेरे को घुटन होती है, तो मैं बाहर ही सोती हूँ। तो मैंने पूछा भाई सर्दियों में बाहर सोते हो? पर डॉक्टर साहब सर्दी लगना मंजूर, लेकिन घुट के मरना मंजूर नहीं। तो मुझे अभी भी याद है, वो पेशेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। फिर हमने इसका ट्रीटमेंट किया, बहुत साइकोलॉजिकली एंड फार्मेकोलॉजिकली, दवाई भी दी और काउंसलिंग और साइकोथेरेपी भी करवाई। एंड उसके 1 महीने बाद वो कहती, डॉक्टर साहब मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने ज़िंदगी के 20 साल निकाल दिए कि ये भी कोई बीमारी होती है क्या। तो जो मेरा ये लाइव सेशन करने की एनर्जी आती है, कहीं ना कहीं इस वजह से आती है कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, कुछ हमारे ही जानकार होंगे, हमारे ही घर में होंगे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि ये परेशानी। सो वी हैव टू मूव, वी हैव टू टेक पब्लिक अलोंग। इस बार जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे की थीम है वो है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, और हमें मेंटल हेल्थ फॉर ऑल
तभी संभव है जब हम लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में बताएं कि ये भी आपके लिए जरूरी है। तो फोबिया की हम बात कर रहे थे, इसके हम डेफिनेशन पे जाएं तो डेफिनेशन बहुत ही टिपिकल है। परसिस्टेंट मतलब लगातार रहने वाला। इरेशनल फियर, मैंने बताया कि उसकी औकात से ज्यादा डर लगना, जो कि एंटिसिपेटरी एंजाइटी, कि मैं आगे जाऊंगा तो कॉकरोच मेरे अंदर घुस जाएगा, पता नहीं क्या कर देगा, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट एक एंटिसिपेटरी एंजाइटी है। और उस चीज से डरना, बचना, छुपना, ये होता है फोबिया। मोस्ट कॉमन जो होते हैं वो है एगोरोफोबिया, सोशल फोबिया एंड अदर स्पेसिफिक फोबिया। एगोरोफोबिया दोस्तों, देसी भाषा में बात करी जाए तो बहुत सारे लोगों को 4-5 जनों से ज्यादा की भीड़ में बात करना, भीड़ में सफर करना, या उस भीड़ में जाना ऐसे लगता है कि इससे बाहर कैसे निकलूं। जैसे भरी हुई बस है, चलती हुई बस है, तो अगर उसकी खिड़की खुली हुई नहीं है तो उसको लगेगा मैं कुछ हो गया तो कूदूंगा कैसे। तो उन लोगों को भीड़ में या बंद भीड़ या ऐसी जगह जहां से उनको निकलना ये लगता है कि नहीं मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा, तो उनको डर लगता है और वो ऐसी जगह से बचते हैं। इसे एगोरोफोबिया कहते हैं। एक मेरा पेशेंट था, उसको क्लोस्ट्रोफोबिया था। एंड क्लोस्ट्रोफोबिया दोस्तों मैं बात करूं, एंजाइटी डिसऑर्डर बचपन से हो जरूरी नहीं है। आमतौर पर इनकी शुरुआत जो है वो 15 से 20 साल की उम्र के आसपास जाके चालू होती है, जो कि आगे जल्दी भी हो सकती है बच्चों में। मैंने 7 साल का बच्चा भी देखा है जो ओसीडी से प्रभावित था, और मैंने 60 साल की अम्मा भी देखी है जो पहली बार ओसीडी से प्रभावित हुई थी। लेट भी हो सकते हैं, जल्दी भी हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इस एज के आसपास होते हैं। तो क्लोस्ट्रोफोबिया मेरे उस पेशेंट को था। तो वो भाई साहब ने, वो कहता कि सर मैं 1 साल पहले तक कार चला लेता था, सब कुछ कर लेता था, फिर पता नहीं क्या हुआ मुझे अजीब सी बेचैनी होने लग गई, अब मैं शीशे बंद करके कार नहीं चला सकता। और आप बात छोड़ो शीशे बंद करके, अब तो मैं कार के पास जाने से भी डरता हूँ। मुझे लगता है कहीं अचानक ही रास्ते में इसके शीशे बंद हो गए, मैं बंद हो गया तो मैं बाहर कैसे निकलूंगा। तो दैट इज, उमेश सिंह जी नमस्कार, दैट इज परसीव्ड थ्रेट। हुआ नहीं है, ना कार के शीशे लगे हैं ना कार बंद हुई है, परसीव्ड थ्रेट है कि मैं इसमें गया और अगर शीशे बंद हो गए तो मुझे सांस कैसे आएगी, मैं तो मर जाऊंगा। तो उसमें ये हुआ कि वो ट्रीटमेंट के लिए आए। उमेश सिंह जी बिल्कुल सीकर से ही हैं और अभी शेखावाटी में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। सुचिका मंगल जी नमस्कार, प्लीज इसको शेयर करते रहिए, मोहित जी शेयर करिएगा इसको। तो वो मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब मैं तो बंद जगह में नहीं रह सकता, मैंने लिफ्ट में जाना बंद कर दिया है, मैंने कार में बैठना बंद कर दिया है, मैं एसी कार बंद में जा ही नहीं सकता, मैं खुली बस में सफर कर लूंगा, खुली जीप में चला जाऊंगा, लेकिन मैं कार में नहीं जा सकता। तो उनको यही हम लोग गांव में हम लोग क्या कर रहे हैं इधर राजस्थान में, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे हम ऑटो के चारों तरफ एक माइक पे स्पेसिफिक ये लक्षण हम लोग होते हैं और माइक के द्वारा बिल्कुल मानसिक स्वास्थ्य के बारे में प्रचार करते हैं। तो जो उन्होंने सुनी ये बात कि सर ऐसा है कि बंद जगह में या भीड़ में घुटन होना भी एक बीमारी है, तो वो मेरे पास आए और 4 से 6 हफ्तों में वो अपनी कार में बैठने लगे। पहले ड्राइवर के साथ, शीशे खुले हुए, फिर खुद ड्राइवर, शीशे खुले हुए, फिर खुद ड्राइवर, एक शीशा बंद, धीरे धीरे खुद ड्राइवर और चारों शीशे बंद, और वो इंसान वापस सफर करने लग गया, उसका बिजनेस वापस ठीक हो गया। तो वो बीमारी तब तक नहीं थी, शुभकरण जी नमस्ते, वो बीमारी तब तक नहीं थी जब तक वो उसके काम में बाधा नहीं डाल रही थी, उसकी नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल जिंदगी में बाधा नहीं डाल रही थी। बट जैसे ही उसने बाधा डालना शुरू किया, उसका कार चलाना बंद हो गया, उसका बंद जगह में जाना बंद हो गया। उसको कोई कहेगा आपको लिफ्ट में जाना है, नहीं, मैं 10 फ्लोर चढ़ जाऊंगा पर लिफ्ट में नहीं जाऊंगा। आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो कहते हैं कि नहीं मैं लिफ्ट में नहीं जाऊंगा, चाहिए मुझे 10 फ्लोर चढ़ने पड़े। उनको बिल्कुल एंजाइटी की ही समस्या है, दैट इज क्लोस्ट्रोफोबिया। तीसरा हम बात कर रहे थे स्पेसिफिक फोबिया। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि साहब मैं तो सुई लगते हुए भी नहीं देख सकता, जैसे ही वो सुई देखते हैं लगते हैं बेहोश हो जाते हैं वहीं। वो क्या है, दैट इज हिमेटोफोबिया, खून से, खून देखने के डर से डरना। ऐसे ही कुछ लोगों को हाइट से होता है, उसको कहते हैं एक्रोफोबिया,
कुछ लोगों को डार्कनेस से भी लगता है, अंधेरे से, यानी ये लाइट बंद मत कर देना, और वो लाइट जला के ही सोते हैं, लाइट जला के जागते हैं, लाइट जला के सारे काम करते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्यूलोफोबिया। तो ये अलग अलग साइंटिफिक टर्म है। विजय खांडल जी, हेलो, हाय। फोकस ऑन एंजाइटी, इट्स फास्ट ग्रोइंग डिसऑर्डर इन यंगस्टर। यस सर, बिल्कुल, मैं इसीलिए आज इस बारे में बात कर रहा हूँ कि बिकॉज आवर, अब हमारे यंगस्टर, मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा, हमारे यंगस्टर जो हैं वो एक ही लीग पे चल रहे हैं, जबकि सबका दिमाग अलग अलग है। कोई क्रिएटिव है, कोई गेम्स में है, कोई पढ़ने में है, कोई बिजनेस करने में है, कोई किसी और चीज में है। लेकिन हमारा सबका फोकस एक ही हो गया है कि आपको पढ़ना है और ये ही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो हम ये मेन स्ट्रीम में डाल रहे हैं कि आपको यही चीज पढ़नी पड़ेगी, तो भारत के इतने करोड़ बच्चे जिनके करोड़ तरह के दिमाग हैं, वो करोड़ तरह के दिमाग एक ही सब्जेक्ट को पढ़ के आगे कैसे बढ़ सकते हैं? एंजाइटी है, हम आगे क्या करेंगे? माँ बाप का प्रेशर रहता है, बेटा जो हम नहीं बन पाए वो आपको बनना है। और हम क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि हम पढ़े नहीं, आप पढ़ो। अब उस बच्चे को खेल में दिलचस्पी है, वो खेल में आगे जा सकता है, लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा तो उसको दिलचस्पी खेल में इसलिए थी कि भैया पढ़ाई करनी पड़ेगी, टीचर्स का सामना करना पड़ेगा, मेरे को तो टीचर से डर लगता है, या आगे जाएंगे इंटरव्यू देने पड़ेंगे, जॉब करनी पड़ेगी, मेरे को लोगों से डर लगता है, मैं लोगों में नहीं जा सकता। तो फिर वो बिना एंजाइटी के उनका काम चलता नहीं है। दैट इज वाई एंजाइटी इज द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर अमोंग यंगस्टर्स, एंड डिप्रेशन इज द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स यंगस्टर्स से लेके अपन मिडिल एज तक कह सकते हैं। एंड अभी कोविड के बाद तो पोस्ट कोविड एंजाइटी बहुत कॉमन है। मेरे पास इवन पेशेंट आने लग गए हैं कि डॉक्टर साहब इनको बुखार नहीं है, 5 बार टेस्ट करा चुके हैं, इनको कोविड नेगेटिव है, लेकिन इनको लग रहा है मुझे कोरोना हो गया है। तो ये एंजाइटी बढ़ने वाली है। एंजाइटी इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं एगोरोफोबिया के बारे में। गुड, विजय जी आप बीएससी नर्सिंग स्टाफ हैं, वेरी गुड। एंड आपको बिल्कुल मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुद भी जानना चाहिए और अपने स्टाफ को बिल्कुल बताना चाहिए। कहीं भी आपको मेरी मदद की ज़रूरत लगती है, ऑनलाइन क्लास की, लेक्चर की, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, आप मुझे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं। एंड एगोरोफोबिया में मैंने बोला कि सिचुएशन वो है भीड़, लेकिन सारे लक्षण अपन ने पहले बात करी, शारीरिक लक्षण, मानसिक लक्षण, कॉग्निटिव लक्षण बिल्कुल वहां होंगे। लेकिन इसमें यह है कि वहां जाएगा तो ही होगा, तो इंसान इसको अवॉइड कर सकता है। सोशल फोबिया है, स्पेसिफिक कुछ लोग आते हैं डॉक्टर साहब, 4-5 लोग जो मेरे ओहदे से ज्यादा बड़े हैं, उनके सामने जाके मुझे कुछ बोलने में पहले से ही डर लगने लग जाता है कि मैं उनका सामना कैसे करूंगा। तो सिम्टम वही एप्रीहेंशन की, वहां जाके मैं बोलूंगा क्या, किसी ने कुछ पूछ लिया तो मैं जवाब क्या दूंगा, वो सब वही जो बाकी डिसऑर्डर्स में अपन ने पढ़े थे। बट इसमें एक खास चीज है कि वहां मेरे को शर्मिंदा होना पड़ जाएगा, इससे बढ़िया तो मैं ना जाऊं, तो लोग ऐसी गैदरिंग को, शादियों को, पार्टियों को अवॉइड करते हैं। अब हम बात करते हैं बहुत ही एक ऐसे डिसऑर्डर के बारे में जिसमें इंसान को ये लगता है कि उसकी जान चली जाएगी। इसको कहते हैं पैनिक डिसऑर्डर। हमें बचपन से एक शब्द रटा होता है कि भैया फला इंसान हार्ट अटैक से मर गया। किसी को किडनी का ज्यादा पता नहीं होता, किसी को ब्रेन का छोड़ो, माइंड का तो मेरे हिसाब से 10% जनता ही जानती होगी, पर हार्ट अटैक के बारे में सबने सुना है। एक भारत में भूत के बारे में सबने सुना है कि भूत आएगा पकड़ ले जाएगा। तो हमारे बच्चों में एंजाइटी हम बचपन से भर रहे हैं, हमारे बच्चों में, कि उधर अंधेरा है, उसमें भूत होगा, वहां मत जाना। केवल इसलिए कि वो बच्चा वहां नहीं जाए, हमारे पास ही बैठा रहे, हम उसको एक ऐसा लॉजिक देते हैं जो उस बच्चे के लिए आगे फियर, और फियर के बाद में एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है। भीड़ में मत जाना, कोई उठा के ले जाएगा, खो जाएगा। तो ये ऐसे शब्द हैं जो हमें बच्चों को थोड़ा सा संभाल के बोलने चाहिए। बिल्कुल। इसमें पर्सनली मैं बात करूं तो हम लोगों को भी काफ़ी काम करना पड़ता है, हम लोग भी इस चीज़ में परफेक्ट नहीं है, हमारा बिहेवियर भी हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। जैसे सर्विस करनी चाहिए, हर 1-2 महीने में दिमाग की सर्विस भी करनी चाहिए, जिसके अंदर कोई आत्मग्लानि भरी हुई है, कोई गुस्सा भरा हुआ है, किसी के प्रति नफरत भरी हुई है,
किसी से हम बोल नहीं रहे हैं कि नहीं वो इंसान अच्छा नहीं है, ये चीज़ों को 2 महीने में साफ करते रहना चाहिए, तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स डेवलप होने की संभावना कम हो जाएगी। तो पैनिक डिसऑर्डर में दोस्तों होता क्या है कि अचानक ऐसा घबराहट का दौरा पड़ता है जो 10 से 20 मिनट में खतरनाक रूप ले लेता है। उसमें सारे लक्षण होंगे, बिल्कुल धड़कन बढ़ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, हाथ पैरों में कंपन होने लग जाता है और बिल्कुल शरीर से जान निकल जाती है। तो उसमें 10 से 20 मिनट में इंसान की हालत ऐसी हो जाती है कि मेरे को तो हार्ट अटैक आ रहा है। अगर इमरजेंसी हेल्प अवेलेबल है तो वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, वहाँ उनका ईसीजी को नॉर्मल आता है, क्योंकि ये 20 से 30 मिनट में पूरा पैनिक अटैक बन के फिर धीरे धीरे हमारी बॉडी उसको ठीक करती रहती है। अब हुआ क्या कि एक बार ऐसा अटैक आया, मैं आपको बताता हूँ, एक पेशेंट जो कि हार्ट का पेशेंट भी था, हार्ट अटैक का भी और पैनिक अटैक का भी। उसने कहा डॉक्टर साहब हार्ट अटैक में इतना डर नहीं लगता जितना पैनिक अटैक का लगता है। बोलो उसका तो मैं कोलेस्ट्रॉल लिमिट रखता हूँ, दौड़ता हूँ जैसे जैसे डॉक्टर साहब ने मेरे को बताया है, और उस हिसाब से सारे काम कर रहा हूँ। पर ये जो अंदर से घबराहट होती है कि कहीं हो गया तो मैं क्या करूँगा, उस वजह से मैं बाहर जाने से भी परेशान होता हूँ। तो उसने मेरे को ये लाइन बोली, डॉक्टर साहब पैनिक अटैक हार्ट अटैक से ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि हार्ट अटैक में माइंड मतलब इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते। बॉडी में पेन है, हम परेशान होते हैं, बिल्कुल अच्छी कंडीशन नहीं है, लेकिन इमोशन इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि हम पहले से सोचते नहीं कि हमें हार्ट अटैक आ जाएगा। पर पैनिक अटैक की खास बात है कि ये एंजाइटी के रूप में हमारे दिमाग में बस जाता है कि हमें कभी भी आ सकता है, और ये डर कि हमें कभी भी आ सकता है, इसमें हम करें क्या। हमें नहीं लगता कि हम किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलें, किसी साइकेट्रिस्ट से मिलें, क्योंकि पहली चीज़ ये आती है हम पागल थोड़ी हैं। पर उस इंटरनल परसीव्ड थ्रेट कि कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा के चक्कर में इंसान हार्ट अटैक से भी ज़्यादा बुरी परिस्थिति में होता है। तो ये पैनिक अटैक किसी में भी हो सकता है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में भी पैनिक अटैक पड़ सकता है, ओसीडी में भी पैनिक अटैक पड़ सकता है, फोबिया या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में भी पैनिक अटैक पड़ सकता है। लेकिन पैनिक डिसऑर्डर किसको कहेंगे, जिसमें बार बार पैनिक अटैक आ रहे हो, उसको पहले से होश ही नहीं हो कि मेरे को अटैक आने वाला है, कोई परसीव्ड थ्रेट नहीं है कि मेरे को उस जगह पे या उस इंसान से या उस प्लेस से, जो मैंने स्पेसिफिक फोबिया की बात करी, वो नहीं है। बस ये डर रहेगा कि मुझे पैनिक अटैक आ सकता है। बहुत कुछ नहीं करना। ट्रीटमेंट में बेसिकली साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, इनका दोनों का रोल है। मेडिसिन एज वेल एज साइकोथेरेपी बहुत बढ़िया काम करती है, वेरी प्रूवन थेरेपी, वेरी इफेक्टिव थेरेपी। एंड अगर किसी को पैनिक डिसऑर्डर जिसमें बार बार उसको ऐसे घबराहट के दौरे पड़ रहे हो और उसकी ईसीजी, इको सब कुछ नॉर्मल है, और उसको डर रहता है कि कहीं भी पड़ सकता है, उसकी वजह से उसका काम प्रभावित हो रहा है, तो अपने आसपास के कोई भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से संपर्क कर सकता है। दिस इज पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक अटैक की हमने बात कर ली, एकदम से उसके कुछ 11 सिम्टम होते हैं मोटे तौर पर। एंड इसमें से ये कहते हैं कि 3 या 4 एटलीस्ट पॉजिटिव होने चाहिए। पर जो पेशेंट लेके आता है मोटे तौर पे यही लेके आता है कि डॉक्टर साहब हमें एकदम से धड़कन बढ़ जाती है, एकदम से पसीने छूट जाते हैं, उस समय सांस लेने में तकलीफ आती है और ऐसे लगता है कि बस आज तो मरे, और धीरे धीरे करके वो डाउन होता है। अब हम बात करते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको हिंदी में सामान्यकृत चिंता विकार कहते हैं। चिंता नॉर्मल चीज है, विकार मतलब बीमारी। जब चिंता हमारे दैनिक जीवन में दिक्कत करने लग जाए तो हम उसे चिंता की बीमारी कहेंगे, और जब ये पूरे समय ही होती रहे, ज्यादातर समय होती रहे, उसको हम सामान्यकृत चिंता विकार या जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर बोले। तो इसमें 6 महीने से ज्यादा कोई लगातार इंसान बेचैन ही रहता हो, परेशान ही रहता हो,
और कभी ऊपर हो गया, कभी नीचे हो गया, कभी कोई बड़ा एपिसोड नहीं आया, लेकिन एक अजीब सी टेंशन बनी रहती है दिमाग में। ये बना रहता है कि कभी भी मेरे को वापस अटैक पड़ सकता है। लगातार ये परेशानी होती रहती है, लेकिन कंटिन्यूस अटैक पड़े ये जरूरी नहीं है। ये भी फीमेल में ज़्यादा होता है, मेल में कम होता है। ज़्यादातर ओसीडी की बीमारी के साथ या डिप्रेशन की बीमारी के साथ भी पाया जा सकता है। और इसमें एपिसोडिक नहीं होता। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, उसमें मस्कुलर सिम्टम्स, बिकॉज मुझे जीएडी था, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर था, एंड नाउ आई हैव रिकवर्ड वेल फ्रॉम दैट। तो मैं इसके सिम्टम्स तो आपको बिल्कुल ऐसे बता सकता हूँ कि उस समय हमें भी ज़्यादा ज्ञान नहीं था कि ये लक्षणों के पीछे एंजाइटी हो सकती है क्या। सो एटलीस्ट 4 लक्षण होने चाहिए जो कि लगातार 5-6 महीने से ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम इंसान के शरीर या दिमाग में हो, जिसमें धड़कन बढ़ना मैंने बताया, पसीना आना, कंपन, मुंह सूखना, सांस लेने में दिक्कत आना, ऐसे लगना कि दम घुट रहा है, अपने आप से कंट्रोल खोने का डर लगना और मरने का डर लगना। उस समय ध्यान, पुअर कंसंट्रेशन मिलेगी, क्योंकि वो हर समय बेचैन रहता है, तो उसको चीज़ों पे ध्यान लगाने में दिक्कत रहती है, उसकी नींद में परेशानी रहती है, उसकी मांसपेशियों में खिंचाव रहता है। अभी भी याद है कि मेरी शरीर की सारी मांसपेशियां दर्द करती रहती थी, और जब निचोड़ निकाला तो दैट वाज जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। और जब उसकी लाइन पे उस पर काम किया तो आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम दैट। दोस्तों मैंने ये बात क्यों करी? बिकॉज देयर शुड बी नो शेम। जैसे हम बोलते हैं मुझे शुगर है, मुझे बिना चीनी की चाय देना, मुझे बीपी की बीमारी है, मेरे खाने में नमक कम डालना, ये रॉयल बीमारियां बन गई हैं। बताते हुए अच्छा लगता है कि शुगर हो गई। मैं चाहता हूँ ऐसे ही मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज भी रॉयल हों, कि मुझे जनरलाइज एंजाइटी है, थोड़ा सा घबराहट है, वैसे कोई चिंता की बात नहीं है, और हम लोग बैठे हैं, बस आप खिड़की विड़की खोल दो, मेरे को थोड़ा सा घुटन महसूस होती है, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं। आप सोच रहे हो आपको ये परेशानी है, हो सकता है सामने वाले को भी परेशानी हो, लेकिन दोनों इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि एक दूसरे को लगेगा यार इसको तो दिमाग की तकलीफ है, और इस चक्कर में दोनों ही परेशान हो रहे हो। सो लेट्स टॉक। आपको कोई परेशानी है, आपको कोई घबराहट की बीमारी है, आपको लगता है कि आप किसी से मेंटल हेल्थ के बेनिफिट्स के लिए राय ले रहे हो, ट्रीटमेंट ले रहे हो। हम मेडिटेशन करते हैं, किसके लिए करते हैं? दैट इज फॉर मेंटल पीस एंड फिजिकल वेलबींग। तो हम उसको बड़ा पैशन से कहते हैं, मेडिटेशन करते हैं। बट ये कहने में परेशानी नहीं होनी चाहिए कि मैं मेडिटेशन इसलिए करता हूँ कि मुझे पूरे समय घबराहट सी रहती है, और ये करने से मुझे शांति मिलती है, और मुझे लग रहा है कि मेरी घबराहट का इलाज मेरे पास ही है और मैं उसको कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो मुझे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर था, एंड काफ़ी हद तक था, काफ़ी परेशान था। उसके शारीरिक लक्षण थे, बेचैनी रहना, मांसपेशियों में दर्द रहना, चिड़चिड़ापन रहना, बहुत गुस्सा आना, सुनपन सा महसूस होना। बट विथ ट्रीटमेंट मैं आप लोगों के सामने हूँ। और निशा भाभी, गुड इवनिंग। मैं आप लोगों के सामने हूँ, बोल पा रहा हूँ, एंजाइटी डिसऑर्डर के ऊपर टॉक दे रहा हूँ। तो हम बात करते हैं फोबिया, पैनिक और जनरलाइज एंजाइटी में डिफरेंशिएट मोटे तौर पर कैसे करेंगे। क्योंकि अगर हम सिंपल घबराहट बोलते हैं तो दोस्तों इसकी बीमारी की गंभीरता कम हो जाती है। ये सिंपल घबराहट हमारे लिए सिंपल हो सकती है, पर किसी के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकती है। तो मैं बात कर रहा हूँ, जो फोबिक एंजाइटी होगी वो सिचुएशनल होगी, कि मुझे पर्टिकुलर सिचुएशन से डर है और वो उससे दूर भागेगा। जैसे भैया मुझे बंद जगह से डर है, मैं लिफ्ट में नहीं जाऊंगा। मुझे बंद कमरे में घुटन होती है, मैं खुले में सोऊंगा। मुझे बाथरूम बंद करके नहाने में दिक्कत होती है, तो मैं अंदर से कुंडी नहीं लगाता या लगाती, क्योंकि मुझे लगता है कभी भी मुझे बेचैनी होगी तो कौन बचाएगा। ऐसे ही मुझे भीड़ में जाने से डर लगता है, मुझे स्टेज पे जाने से डर लगता है, मुझे वाइवा देने से या मुझे सेमिनार देने से डर लगता है। हो सकता है
मुझे फोबिया था, मुझे परफॉर्मेंस, स्टेज परफॉर्मेंस एंजाइटी थी। जबकि मैं मेरे समय में या अभी भी कह सकता हूँ कि मैं अच्छा डांस कर लेता हूँ, बट वो स्टेज पे जाने से पहले दिमाग को प्रिपेयर करना पड़ता था कि नहीं, मुझे कोई नहीं देख रहा है और मैं अकेला वहां पे डांस कर रहा हूँ। तो वो नॉर्मल था, क्योंकि मैंने डांस को करना छोड़ा नहीं इस वजह से कि मुझे लोगों से डर लगता, बट मैं प्रेजेंटेशन देने से डरता था कि यार 100 टीचर्स देख रहे हैं या 100 स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनके सामने में अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो ये मेरा मजाक उड़ाएंगे। पर मुझे आज वो चीज़ नहीं है। मुझे पता है, मैंने बीच बीच में, अगर कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट इसको असेस करेगा तो बीच बीच में कुछ ग्लिचेज हुए हैं, बट ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। और मैं उस फोबिया से थोड़ा आगे आ गया हूँ। अब मैं अवॉइडेंस नहीं करता। पहले मैं अवॉइड करता था, नहीं यार, लोगों के सामने जाएंगे, कैसा लगेगा, लोग क्या बोलेंगे। सो फोबिक एंजाइटी सिचुएशनल होगी, उस सिचुएशन से इंसान बच सकता है। बिल्कुल मोहसिन खान जी, घबराहट का इलाज अलग अलग तरीके से है, जिसमें हम फिजिकल थेरेपी में योगा, मेंटल थेरेपी में हम लोग मेडिटेशन, और हम लोग इवन जो हमारी रिलीजियस थेरेपीज हैं वो, इसके अलावा साइकोथेरेपी, स्पेसिफिक साइकोथेरेपीज हैं अलग अलग बीमारी के लिए, बिहेवियरल थेरेपीज हैं, उसमें बिहेवियर को मॉडिफाई करा जाता है, और इसके अलावा मेडिसिन है। सो अभी 10 तारीख को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर हम लोग एंजाइटी या घबराहट की बीमारी आगे ना बढ़े या उसको कम कर सकें, उसके लिए योगा सेशन लाइव करेंगे इसी पेज पर, जो कि स्पेसिफिकली एंजाइटी, माइग्रेन, नींद कम आना, और ये जो एंजाइटी के लक्षण है इनसे बचने के लिए कुछ योगा का हमने एक प्लान किया है, और सुबह 6 से 7 बजे तक लाइव होगा 10 अक्टूबर को इसी पेज पे। बिकॉज हम मेंटल हेल्थ को या हेल्थ को केवल एक मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है को वर्तमान जो साइकेट्री की प्रैक्टिस है इसमें, कि होलिस्टिक हेल्थ पे ध्यान देते हैं। हमें लगता है कोई पेशेंट हमारे पास आया है तो वो फिजिकली फिट होना चाहिए, वो मेंटली फिट होना चाहिए, स्पिरिचुअली, आत्मिक अंदर से शुद्ध होना चाहिए, सामाजिक, उसकी समाज से बननी चाहिए, समाज में प्रतिष्ठा होनी चाहिए, 10 लोगों के बीच बैठे तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, या उसके समाज में अच्छे रिलेशन होने चाहिए। इवन इंडियंस में हम कुछ साइकेट्रिस्ट हैं, डॉक्टर प्रदीप डागुर से मेरी इस बारे में बात हुई थी, ही इज ए गुड साइकेट्रिस्ट, और उनसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है। हम 5वां डोमेन भी इसमें डालना चाहते हैं, वो है फाइनेंशियल। कि एक साइकेट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट आपके ये शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, सामाजिक के अलावा आपके फाइनेंशियल स्वास्थ्य की भी जिम्मेदारी ले। अपनी जेब से पैसा देकर नहीं, आपके स्वास्थ्य को इस लायक बना के, आपको कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता के, आपको कैरियर काउंसलिंग करा के आपका फाइनेंशियल की जिम्मेदारी भी ले। हम लोग प्लान कर रहे हैं जिसमें ये होलिस्टिक केयर हो अलोंग विद योर फाइनेंशियल हेल्थ। बिकॉज आज कोविड टाइम में पता चल रहा है पैसा नहीं है तो लोग कितनी ज़्यादा घबराहट में है, लोग कितने ज़्यादा डिप्रेशन में है, लोग कितने ज़्यादा काम के लिए, कि एक ईगो था कि मैं ये काम करता हूँ, अब ये नहीं कर सकता। इसके लिए हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो 10 तारीख को योगा सेशन रखा है हमने, सुबह 6 से 7 लाइव होगा। अगर कोई सीकर में है तो स्मृति वन उसका लोकेशन है, और सुबह 6 से 7 हम उस पर लाइव रहेंगे। तो घबराहट का योगा से क्या इलाज है, मोहसिन खान जी आपको उस दिन हम सुबह बताएंगे, हमारे लाइव सेशन पे भी रहेगा, और बाद में हम वीडियो भी अपलोड करेंगे। दूसरा, पैनिक डिसऑर्डर। अब पैनिक डिसऑर्डर में क्या है कि ये एपिसोडिक होता है, सिचुएशन से कोई मतलब नहीं है। फोबिया में सिचुएशन से मतलब है, उससे बचने की कोशिश करेंगे। पर जब वो सिचुएशन से बचना इम्पॉसिबल हो, कि आपको अपने क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन देनी ही है और आप नहीं दे पा रहे हो और उससे आपका घाटा होता है, तो उस फोबिया को हमें दूर करने के लिए ट्रीटमेंट सीख करने में कोई दिक्कत नहीं है। देवव्रत जी शेयर कीजिएगा इसको। नमस्कार। पैनिक में क्या है, पहले से पता ही नहीं है कि कब मुझे वो अटैक पड़ेगा जिसमें मेरे को लगेगा कि मेरा दम निकल जाएगा। तो इंसान क्या करता है, हर सिचुएशन से ही बचने की कोशिश करता है।
अकेला बाहर जाने से डरता है, किसी भी सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जहां से उसको लगता है कि मेरी घबराहट घबराहट क्लिक कर सकती है, उससे बचता है। फोबिया में अवॉइड करता है कि उस पर्टिकुलर चीज से मेरे को मतलब नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा वहां। पैनिक डिसऑर्डर में एस्केप, बचता है, मैं जाऊंगा ही नहीं। तीसरा होता है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें क्या, एंजाइटी पूरे समय रहती है, मोस्ट ऑफ द टाइम, ना सिचुएशन पे डिपेंड करती है, ना एपिसोडिक होती है। और इसमें बेसिकली जो दिमाग के अंदर, मैंने बोला एक्सटर्नल ट्रिगर या इंटरनल ट्रिगर, इसके दिमाग के अंदर ट्रिगर होता है, वो है फियर ऑफ फ्यूचर, कि भविष्य में क्या होगा। तो पूरे समय चिंता रहना, आगे क्या होगा, कैसे कर पाऊंगा, ये तो नहीं होगा, बेटी का ब्याह है, हमारे पास तो इतना है ही नहीं, इतना सारा अरेंजमेंट कैसे करेंगे, टेंट वाले को कौन देखेगा, हलवाई को कौन देखेगा, रिश्तेदारों को कौन देखेगा, उस रिश्तेदार ने ये बोल दिया, तो उस चक्कर में ना नींद आती है, ना चैन रहता है, पूरे समय यही सब कुछ चलता रहता है, इस चक्कर में कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो इंसान फ्यूचर की चिंता में पूरे समय बेचैन रहता है। तो इसमें वो अपने आप को इनहिबिट करता है कि मेरे बस की बात नहीं है, तुम संभालो, ये काम मेरे बस का नहीं है, तुम संभालो। तो ये है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। तीनों की एंजाइटी में मैंने आपको फर्क बताया। फोबिया वाले में सिचुएशन से है, पैनिक में कोई सिचुएशन नहीं है, आदमी बचने की कोशिश करता है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में पूरे समय, मोस्ट ऑफ द टाइम बेचैनी, चिंता रहेगी, भैया क्या होगा, कैसे होगा, बेटा वहां फंसा हुआ है, कोविड है, और बेटे से रोज बात हो रही है सुबह शाम, लेकिन फिर भी पूरे दिन बेटे से बात करो, बेटे से बात करो, बेटे से बात करो, इस चक्कर में शरीर में दर्द दर्द रहने लग जाता है। क्या सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बोल रहे हैं में फर्क होने लग जाता है, नींद उड़ जाती है। इसी को कहते हैं कि बेचैन रहता है पूरे समय। तो उसको हम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में डालेंगे। अब एक स्पेसिफिक ट्रोमा है, स्पेसिफिक स्ट्रेस है, जो कि एक ट्रोमेटिक इवेंट होने के बाद चालू होती है। इसको कहते हैं पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मैक्सिमम 6 महीने के अंदर, जैसे कोई ऐसा किसी के साथ हादसा हुआ जिसको कि वो परसीव नहीं कर रहा था, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई एक्सीडेंट के अलावा हम कह सकते हैं जैसे किसी लड़की के साथ में ज़बरदस्ती हुई या किसी लड़के के साथ में ज़बरदस्ती हुई, और वो 6 महीने के अंदर उनके अंदर इतना डर घुस गया उस चीज़ का कि वो ज़्यादातर ये लड़ाई के बाद देखा गया, युद्ध के बाद सैनिकों में देखा गया है, और फीमेल्स में काफ़ी जिनके साथ में सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है या असोल्ट हुआ है, उनमें देखने को मिलता है। इसमें दोस्तों होता क्या है कि सुनपन होना, अपने आप को शरीर से अलग समझना, पुरानी चीजें वापस दिमाग में आना, वो चीजें जो हुआ था वो अपने सपनों में आना, और उस चीज से बचने की कोशिश करना। कुछ लोगों में उस चीज के लिए कुछ समय के लिए एमनेजिया, उस समय की याद ही चली जाती है, या वो क्या करता है कि इवेंट याद नहीं आएगा तो बेचैनी नहीं होगी, तो हमारी बॉडी एक डिफेंस के तौर पर उसको कर देती है। तो पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में बहुत ही कॉमन चीज है कि ऐसा कोई ट्रॉमा जो हमारी जिंदगी में काफी ज्यादा फर्क कर गया, और वो हमारे सपने में बार बार आना, हम बैठे हैं उसकी याद आना, और उसकी याद के साथ में वो सारे इमोशंस, वो सारे फिजिकल सिम्टम्स, वो सारे मेंटल सिम्टम्स। सर माइग्रेन पे एक वीडियो डाला हुआ है, इकराम जी, सॉरी, माइग्रेन पे एक वीडियो डाला हुआ है। इससे पहले कि आप मेरे वीडियोस में जाएंगे, आप मेरे पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। उसमें माइग्रेन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इसके अलावा अभी मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह पर हम लोग एक स्लाइड शो प्लान कर रहे हैं, जो हमारे पेज पे लाइव मिलेगा आपको, एंड उसमें हम माइग्रेन को भी एक लेके चल रहे हैं। तो सर मैंने बताया कि माइग्रेन के यौगिक उपचार के बारे में हम 10 तारीख को सुबह 6 से 7 इसी पेज पे लाइव रहेंगे। तो आप प्लीज़ इस पेज को फॉलो करें। इस पे एक नया इवेंट क्रिएट करेंगे हम लोग आज, एंड 10 तारीख को उस इवेंट पे हम लोग मिलेंगे। तो वही सब कुछ वापस से महसूस करना कितना ट्रोमेटिक हो, कितना ज़्यादा एंजाइटी प्रोवोकिंग होगा।
वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मेरा एक ट्रू पेशेंट आपसे शेयर करता हूँ। दैट वाज जब मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की थी दिल्ली में, एंड आई गोट ए पेशेंट, आई वॉन्ट टेल द नेम। तो उनके पास के फ्लैट में किसी ने सुसाइड कर लिया, एंड उस सुसाइड को उसने देख लिया। फीमेल पेशेंट थी। तो सुसाइड को देखने के बाद में वो बिल्कुल हर समय उनको वो अंकल का चेहरा ध्यान आए, और वही जो फीलिंग उस समय थी डर की, भागने की, तो उन्होंने ये कह दिया कि मैं उस मकान में नहीं जाऊंगी। बार बार वही कि सर मैं वहां जाती हूँ, तो फिर मेरे हस्बैंड ने काफ़ी मेरे को वो किया, तो मैं चाहिए मेरे को 4 घंटे नीचे वेट करना पड़े, बट मैं मेरे हस्बैंड के आने के बाद उनके साथ ही ऊपर जाती हूँ, और मैं उस मकान में मेरे को बार बार वो अंकल दिखते हैं। और मेरे को अब हस्बैंड कहता सर एकदम से दिल्ली में हम घर कहाँ चेंज करें। तो मेरे एक सीनियर से मैंने एक थेरेपी सीखी थी। उस समय बेस्ट पॉसिबल अप्रोच उन लोगों के पास मैं ही था, मेरे पास में ही मकान था उनका। तो मैंने ट्रीटमेंट करना चाहा, और मैंने कुछ समय में दवाई के साथ में एक थेरेपी है, रैपिड आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक, वो मैंने करी, फर्स्ट टाइम करी, एंड इट वाज सक्सेसफुल। आज वो पेशेंट को मैं देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि मैंने उसको उस फेज से निकाला। बट मैं अभी भी मेरे को उसका डर जो है उसका अभी भी मेरे को याद आ रहा है कि उसकी आंखों में केवल उसका नाम लेके कि सर मैंने ये चीज़ देखी है, एक बहुत बड़ा ट्रोमा दिखाई देता था। दैट वाज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। दोस्तों ये ठीक हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम कोई भी बीमारी है और हम उसका इलाज नहीं कर सकते। बिल्कुल सब कुछ इंसान नहीं कर सकता है, लेकिन ये जो जो डिसऑर्डर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये डायग्नोजेबल एंड ट्रीटेबल कंडीशंस हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं नहीं कह रहा, मैंने करा। जितने भी साइकेट्रिस्ट हैं वो इन बीमारियों को डायग्नोस कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। हेल्प ऑफ ए साइकोलॉजिस्ट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। वी should not deny the help of a psychologist, a clinical psychologist and a psychologist in anxiety issues at least. Psychosis में we need more medicines, psychotherapy, but anxiety में we can use the नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेजर्स, जो बिना दवाइयों के तरीके हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके बारे में 10 तारीख को सुबह मिलेंगे हम 6 से 7 के बीच में। अब एक इम्पोर्टेंट एंड लास्ट एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये भी फीमेल्स में ज़्यादा मिलता है, सॉरी ये मेल फीमेल में एक जैसा होता है। आमतौर पर 20-22 साल के आसपास की उम्र में चालू होता है, पर मैंने 7 साल का छोटा बच्चा भी देखा हुआ है, 60 साल की अम्मा भी देखी हुई जिसको ये बीमारी अचानक चालू हुई। तो ओसीडी में 2 शब्द हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव, ऑब्सेशन क्या है? एक ही विचार या चित्र या इम्पल्स, दिमाग में कोई बात आना, जो कि हमें पता है कि हमारे दिमाग की ही उपज है, लेकिन हम उसको रोक नहीं सकते हैं। रोकने की कोशिश करने पर हमें घबराहट होती है और वो चीज़ बार बार आती है, वो है ऑब्सेशन। जैसे कुछ लोगों के ऑब्सेशन में आपको कॉमन ऑब्सेशन बताता हूँ। कुछ लोगों को डर लगता है कि गंदगी है, तो उन्हें ये लगता है कि किसी को छूऊंगा तो मुझे रोगाणु लग जाएंगे, कीटाणु लग जाएंगे, या मुझे कोई बीमारी लग सकती है, तो फियर ऑफ कंटामिनेशन। ऐसे लोग हाथ धोते रहते हैं या बार बार नहाते हैं, और किसी से छू जाते हैं तो वापस उस चीज़ को साफ करते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो ऑब्सेशन है वो फियर ऑफ कंटामिनेशन है, कि मैं इस चीज़ से छू गया तो मुझे बीमारी लगेगी। अब उसको पता है कि यार ये एक विचार है, उसको कंट्रोल करना चाहता है कि नहीं नहीं छू भी जाएंगे तो क्या दिक्कत है, बट अगर वो छू जाता है तो वो विचार बार बार आता है कि भैया तूने उसको छू लिया, तेरे को तो बीमारी हो जाएगी। तो फिर दिमाग कहता है भाई मैं करूं क्या?
तो दिमाग रास्ता बताता है कि भैया ठीक है, तेरे को लग रहा है कि उसको छूने से तुझे कुछ हुआ है, जाके अपने हाथ धो ले। तो इंसान हाथ धोता है, 2 बार धोता है, तो उसको लगता नहीं अभी साफ नहीं हुआ, फिर धोता है। कुछ कुछ लोग पूरी टंकी खाली कर देते हैं, उनके हाथ की रेखाएं मिट जाती है धोते धोते, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चलता है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक बीमारी है और इसको ठीक किया जा सकता है। हिमानी, हाय। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि एक फीमेल पेशेंट थी। तो ऐसे ही हम लोग किसी गांव में प्रचार करवा रहे थे कि मनोरोग या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज क्या क्या होते हैं। तो हमने वहाँ बताया कि एक ही काम को बार बार करना या उसी काम में लगे रहना। तो दूसरे लोग तो इस बिहेवियर को देखते हैं, ये कंपल्शन है कि जो अंदर मेंटल ऑब्सेशन था कि आपको कुछ लग गया है या आपको कुछ किसी को किसी ने छू दिया है, तो आप जो है आपको बीमारी लग जाएगी या आपको फला कीटाणु लग जाएगा या आप साफ नहीं हो, तो वो विचार तब तक आता रहेगा जब तक आप हाथ नहीं धोओगे। तो जो धोने से हमें संतुष्टि मिलती है वो है कंपल्सन। कोई भी काम करने से, ऑब्सेशन के खिलाफ कोई भी काम करने से जो संतुष्टि मिलती है उसको कंपल्सन कहते हैं। बाहर वालों को केवल कंपल्सन दिखता है, तो कहते हैं साहब पता नहीं बार बार नहाता रहता है, नहाती रहती है, बार बार हाथ धोता रहता है, बार बार सफाई करता रहता है, घर में 10 बार पोछा लग जाता है, बच्चा बाहर से आता है बच्चे को भी धो देते हैं, मोबाइल आता है मोबाइल को भी धो देते हैं। बोले साहब हम तो नहा धो के दुखी हो लिए। तो बाहर वालों को व्यवहार दिखता है, बाहर वालों को ये नहीं दिखता कि वो मरीज के अंदर क्या चल रहा है, कि वो ये बार बार क्यों कर रहा है। खास बात है पेशेंट को पता होता है कि ये चीज साफ है, लेकिन वो विचार उसको वहां पे टिकने नहीं देता। ये है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब इसमें अलग अलग ऑब्सेशन कौन कौन से होते हैं। मैंने बोला कंटामिनेशन, मतलब किसी चीज से छुआछूत का डर। दूसरा है पैथोलॉजिकल डाउट। पैथोलॉजिकल डाउट मतलब अगर मैंने ये सड़क 10 कदम में क्रॉस नहीं करी तो मेरे घर पे कुछ बुरा हो जाएगा, मेरे घर पे कोई बीमार पड़ जाएगा, मेरे घर पे कोई मर जाएगा, मेरे पिताजी को कुछ हो जाएगा। ये डाउट होना कि अगर मैंने ये कागज उठाया तो इसको मैंने अगर 3 बार मोड़ के नहीं रखा तो मेरे घर में कुछ हादसा हो जाएगा। अगर मैंने ये काम 5 बार में नहीं किया या 5 बार नहीं किया तो मेरे घर में कुछ हादसा हो जाएगा। दिस इज डाउट बट पैथोलॉजिकल, परेशान कर रहा है उसको। काफी सारे लोग नंबरिंग करते हैं, उनको ओड नंबर से दिक्कत होती है, तो बोलते हैं नहीं साहब 2 4 6 ये तो बढ़िया नंबर है, अगर 7 नंबर 11 नंबर बोलोगे तो मैं फिर इस चीज से आगे नहीं बढ़ूंगा। जब तक आप ओड नंबर पर नहीं आओगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मेरे एक पेशेंट को दिशा से दिक्कत है, नॉर्थ और साउथ से मेरे को दिक्कत है, ईस्ट और वेस्ट में मैं जा सकता हूँ। अब उसको नॉर्थ साउथ एग्जैक्ट खुद को नहीं पता है, बिना अगर आप कंपास लिए घूमोगे तो एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ बता पाना हर इंसान के लिए संभव नहीं है। लेकिन उसके दिमाग ने कह दिया कि नॉर्थ साइड बेकार है और साउथ साइड बेकार है, तो उस विचार को वो हिला नहीं सकता, वो उसका ऑब्सेशन है, वो उसके दिमाग की वायरिंग की गड़बड़ी की वजह से बार बार आ रहा है। इसको हम लो सीरोटोनिन लेवल कह सकते हैं। उसकी वजह से जो फिल्टर होना चाहिए, विचार एक बार आना चाहिए, वो 15 बार आता है। तो ऑब्सेशन आया, उसके लिए कंपल्सन करा कि मुझे अगर अगरबत्ती घुमानी है तो 5 बार घुमानी है, नहीं तो मेरे घर में कुछ अनिष्ट हो जाएगा। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं कि मेरे को अगर ये काम, जैसे मैंने जूते अगर मैंने यहाँ नहीं खोले तो मेरे घर में कुछ गड़बड़ हो जाएगी, मेरे ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो जाएगी, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। और रोज का एक ही पैटर्न फॉलो करना, जबकि पता है कि ये चीज सही नहीं है, लेकिन दिमाग का फितूर है और उसको दूर नहीं करेंगे तब तक घबराहट होगी। दिस इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कुछ लोगों को सिमेट्री, इसी तरह मेरी टेबल ऐसी है तो ऐसी ही होनी चाहिए, मेरी टेबल में यहाँ से कप उठा के यहाँ रख दिया तो उसको बेचैनी हो जाएगी जब तक कि वापस नहीं रखेंगे। सिमेट्री को लेके होता है। कुछ लोगों को सेक्सुअल इम्पल्स आते हैं, उनके दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स आते हैं जो वो नहीं सोचना चाहते हैं। कॉमन एग्जांपल देता हूँ, एक पेशेंट था, वो रिक्शा चलाता था, तो उसने अपने रिक्शा में आगे माता की फोटो लगा रखी थी। तो बिल्कुल नॉर्मल बाकी सब चल रहा था, बट एक दिन सडनली बोला कि डॉक्टर साहब मैं जैसे ही ऑटो में बैठा मेरे को माता के ऊपर कपड़े नहीं दिखे। मेरे को बड़ा अजीब फील हुआ कि तू तो बड़ा पापी इंसान है, तूने माता के प्रति या भगवान के प्रति ऐसा सोच भी कैसे लिया।
ऑटो छोड़ा, भाग के मंदिर गया, मत्था टेका, माफी मांगी, वापस ऑटो में आया। थोड़ी दूर चला, सही चला, अचानक फिर नजर गई कि वापस देखता हूँ, अब तो मैं ऐसा नहीं सोच रहा। फिर नजर गई, फिर विचार आया, फिर इमेज आई कि नहीं, माता ने कपड़े नहीं पहने हुए। तो उस इंसान की घबराहट के बारे में आप सोच सकते हो, जो अंदर ही अंदर खुद को दोष दे रहा हो कि यार मैं ऐसा मेरे इष्ट के बारे में, मेरी माता के बारे में कैसा सोच सकता हूँ। तो वो गिल्ट होती है उसके अंदर, क्योंकि उसको पता ही नहीं है बीमारी है, उसको पता ही नहीं है, वो नहीं सोच रहा है, उसका दिमाग उससे करवा रहा है, उसका सबकॉन्शियस माइंड भारी पड़ रहा है। ये लाइव हम इसीलिए कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को पता चले कि ये बीमारी है। क्योंकि उसके बाद उसने ऑटो चलाना बंद कर दिया, वो मंदिर में जाना, माता को देखना बंद कर दिया, उसका सोशलाइजेशन कम हो गया। क्यों? क्योंकि उसको इमेज आती थी और वो उसके बस में नहीं थी। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं कि घर में माँ बहन होती है, उनके बारे में उनको गलत ख्यालात आते हैं अचानक, वो नहीं सोचना चाहते, वो भी अपने आप को गिल्ट या आत्मग्लानि में रहते हैं कि मैं मेरी बहन को या मेरी माँ को ऐसे कैसे सोच सकता हूँ, ये मेरे दिमाग में कैसे आया। और काफ़ी लोग सुसाइड की कोशिश तक कर लेते हैं इस गिल्ट में, इस आत्मग्लानि में, जस्ट बिकॉज उन्हें पता नहीं है कि ये वो नहीं सोच रहे हैं, वो उसका दिमाग है जो खराफात कर रहा है, सेरोटोनिन का लेवल कम है और वो बार बार उस थॉट को या उस इमेज को उसके दिमाग में डाल रहा है। इट्स नॉट हिम, इट्स नॉट हर, इट्स द माइंड प्लेइंग विद हिम और विच कैन बी फिक्स्ड। मेन चीज है कि ये फिक्स किया जा सकता है, ये ऐसी चीज नहीं है जिसको हम रोक नहीं सकते। सो सेक्सुअल ऑब्सेशन, कुछ लोगों में ऑब्सेशनल स्लोनेस होती है। और एक पेशेंट था, मुझे याद है पंत में, कि वो एक पोर्च से रूम तक पहुंचने में 20 कदम है, तो वो 2 कदम चलेगा और 2 मिनट रुक जाएगा। घर वाले कहते पता नहीं चल क्यों नहीं रहा। फिर 2 मिनट के बाद फिर 2 मिनट 2 कदम चलेगा, फिर रुक जाएगा। क्यों? उसका माइंड जो है वो वहां आके स्लो हो जाता है कि आगे क्या करूं। दैट इज ऑब्सेसिव स्लोनेस। बहुत ज्यादा नहीं देखे मैंने, 3-4% केसेस जो होते हैं। मैंने अभी तक एक पेशेंट देखा है जो जिसके बारे में पूरी डिटेल्ड हमने स्टडी करी थी। मेरे पंथ के पीजीज को या को पीजीज को ध्यान होगा कि एक मरीज था जो ऑब्सेसिव स्लोनेस का था। तो जैसे कंपल्शन मैंने बताया, जिसको डर है कंटामिनेशन का या छुआछूत का, वो धोता है। जिसको पैथोलॉजिकल डाउट का डर है, उसको वहम है कि ऐसा हो जाएगा, वो बार बार चेक करता है कहीं ऐसा हुआ तो नहीं। कुछ लोगों को काउंटिंग का रहता है, कुछ लोगों को बार बार पूछने का कि मैंने ये काम कर दिया था ना, घर वालों ने बताया हाँ बेटा कर दिया था, फिर जाएगा, फिर घूम जाएगा, मैंने ये काम कर दिया था ना। जब तक वो 3-4 बार पूछ नहीं लेते, सामने वाले से संतुष्ट नहीं हो जाते, बार बार पूछते रहेंगे, बार बार पूछते रहेंगे। कुछ लोगों को सामान इकट्ठा करने की भी रहती है, पता है कि ये सामान कुछ काम नहीं आना, लेकिन उस सामान को इकट्ठा करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। ये कंपल्शन है, क्योंकि दिमाग में से चीज आ रही है कि नहीं, ये नहीं करूंगा तो फालतू कुछ बेचैनी होगी, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। सो दिस इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड इट इज प्योरली ट्रीटेबल इलनेस। तो कुछ कुछ में केवल ऑब्सेशन ज्यादा होते हैं, केवल विचार ज्यादा प्रीडोमिनेंट होते हैं, कुछ कुछ में कंपल्सन ज्यादा होते हैं, केवल बिहेवियर ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है। थेरेपीज में वही, फार्माकोथेरेपी में दवाइयां हैं जो सेफ हैं, जो नींद की गोलियां नहीं हैं, जो नशे की आदत नहीं डालेगी, जो आपके शरीर को हैबिचुअल नहीं बनाएगी, जो आपके शरीर में मिनिमम साइड इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी। आजकल मॉडर्न मेडिसिन आ चुकी हैं। इसके अलावा नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में बिहेवियर थेरेपी, साइकोलॉजिकल थेरेपी, और हम लोग कुछ थेरेपी करते हैं जिसमें एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन। उसके लिए मरीज को कुछ समय हम लोग हमारे पास रखते हैं, जिससे कि उसका जो ग्रेडेड है, मतलब पहले सबसे पहले हम उस फियर को हटाएं, उसका जो सबसे कम है। भाई कोई चूहे से डर लग रहा है और शेर से डर लग रहा है, तो सीधा शेर के सामने डाल देंगे तो शायद वो इलाज कराने ही नहीं आएगा हमारे पास। तो ग्रेडेड करते हैं, पहले जो जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा एंजाइटी रहती है उसको कम करते हैं, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, और सफल होते हैं अगर मरीज हमें इस थेरेपी में साथ दे देता है। केवल दवाई इसका इलाज नहीं है, बिना दवाई भी इसका इलाज हो सकता है अगर आप रेगुलर थेरेपी अटेंड करो। बट आप रेगुलर थेरेपी नहीं करोगे, एज पर द गाइडलाइन नहीं करोगे, तो इसका रिजल्ट आने के लिए दवाई की सहायता की जरूरत होती है। कुछ बीमारियां हैं बच्चों की जिनके अंदर ये ओसीडी की परेशानी हो सकती है।
एक बीमारी हमने पढ़ी है, पीडियाट्रिक ऑटोइम्यून डिसफंक्शन होता है, जिसके अंदर की ऑब्सेसिव के सिम्टम होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग कुछ स्पेसिफिक एक्शन या बिहेवियर काम में लेते हैं, जैसे आपने मिथुन चक्रवर्ती को देखा होगा, वो ऐसे करके पिक्चरों में चलता था, तो उसका एक टिक था कि उसके मसल में ऐसे करके वो बार बार करता था। कुछ लोग हर कोई भी चीज करने से पहले बार बार अपना थ्रोट क्लियर करते रहते हैं, जबकि थ्रोट में कुछ है नहीं। तो ऐसे कुछ 3-4 चीजें हैं जो पर्टिकुलर डिसऑर्डर, हम टिक डिसऑर्डर या टोरेट डिसऑर्डर के बारे में आगे बात करेंगे कभी, तो इनके साथ में भी ऑब्सेसिव सिम्टम्स एसोसिएटेड हो सकते हैं। इसके अलावा सिजोफ्रेनिया की बीमारी में भी ऑब्सेसिव सिम्टम हो सकते हैं। डिप्रेशन के साथ भी एंजाइटी के लक्षण हो सकते हैं। अगर किसी में पूरे समय बेचैनी भी रहती है, उदासी भी रहती है, डिप्रेशन के लक्षण जो हमने डिस्कस करे थे वो सारे रहते हैं, केवल उदासी डिप्रेशन नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, इसमें डिप्रेशन के लक्षण भी मिलते हैं, उनको मिक्स्ड एंजाइटी डिप्रेशन के कैटेगरी में हम लोग डालते हैं। इलाज मोर ओवर हर साइकेट्रिस्ट जानता है, अच्छा इलाज जानता है। अवेयरनेस केवल ये है कि आपको अपने इलाज के बारे में, उसके इफेक्ट्स और उसके साइड इफेक्ट के बारे में साइकेट्रिस्ट से पूछना है, ना कि गूगल से। आपने फीस दी है, आपका हक बनता है पूछना, डॉक्टर साहब ये दवाई लेने से मेरे को लॉन्ग टर्म कोई नुकसान तो नहीं होगा, या ये दवाई लेने से मेरे को अभी कोई परेशानी तो नहीं होगी, या ये दवाई की आदत तो नहीं पड़ जाएगी, ये दवाई नशे की तो नहीं है, आप मेरे को नींद की गोलियां तो नहीं खिला रहे। ये आपका हक है, आपने फीस दी है, आप बिल्कुल लो, बट गूगल से मत पूछो। क्योंकि गूगल पे दोस्तों एक सिंड्रोम आया था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट उसमें हर चीज़ में हम गूगल पे डालते हैं। गूगल इज ए बिजनेस साइट, टॉप 3 पोजीशन वो उनको देते हैं जो बिजनेस अवेलेबल कराते हैं। आई एम नॉट सेइंग गूगल गिव्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ओनली, गूगल सही बातें भी बताता है, पर हमें हमारे क्लिनिशियन को, हमने फीस तो डॉक्टर को दी है ना, उनसे पूछो। आपके शरीर को, आपके वातावरण को, आपके माहौल को, आपकी दूसरी क्या बीमारियां हैं, उन सबको देखते हुए बेस्ट जज आपका डॉक्टर है, जो बता सकता है कि दवाई किस चीज की है, क्या करेगी, कब तक चलेगी, कब बंद करनी है, क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं। तो आज हमने एंजाइटी डिसऑर्डर डिस्कस किया, मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे साथ जुड़े, मुझे अच्छा लगा। एंड हम 10 अक्टूबर को, मैं कल भी कोशिश करूंगा 10 बजे लाइव आने की, आप प्लीज जुड़ने की कोशिश करिएगा। आई विल क्रिएट एन इवेंट फॉर दिस, एंड फॉर माय कलीग डॉक्टर्स, प्लीज सपोर्ट अस, सपोर्ट मेंटल हेल्थ, ये सबका हक है। और अगर हमें किसी में भी मेंटल इलनेस का या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू मिलता है, आप इलाज कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। आपको लगता है नहीं इसको स्पेसिफिक केयर की ज़रूरत है, आप उसको साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास रेफर करिए। आपके सहयोग के बिना हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइकेट्रिस्ट की संख्या अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं है, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की तो और भी कम है। योगा का महत्व क्या है मनोचिकित्सा में, या मानसिक स्वास्थ्य के लिए, या माइग्रेन के लिए, हम 10 तारीख को मिलेंगे, उसके लिए इवेंट क्रिएट कर रहा हूं मैं। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर के बारे में मैं कल बात करना चाहूँगा, अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो। तब तक के लिए थैंक यू, एंड प्लीज शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। एंजाइटी इज ट्रीटेबल इलनेस, एंड वी कैन treat and cure you from this illness. Stay blessed. Thank you.